हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। तो नेशनल इनकम किस तरीके से मेजर होती है, उसका क्या मेथोडोलॉजी होती है, क्या तरीके होते हैं जिनसे वो नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करते हैं, और इंडिया के अंदर नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, क्या मैकेनिज्म है। आइए अब इस सब पहलुओं पर जो है बात करते हैं। देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन इंडिया, कि किस तरीके से नेशनल इनकम मेजर की जाती है इंडिया के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो नेशनल इनकम मेजर की जाती है वो नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स जो है, एनएएस है, उसके माध्यम से की जाती है। और एनएसएएस के अंदर जो भी दो चीजें हैं शामिल, जिसमें से एक नेशनल अकाउंट्स डिवीजन ऑफ द सीएसओ, यानी कि जो सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है, उसका जो नेशनल अकाउंट डिवीजन है वो काम करता है इसके अंदर। और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है, MOSPI, यानी कि ये दोनों जो मिलकर जो है हमारी जो इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो देश की राष्ट्रीय आय है या जो कंट्री की नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है ये तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका पब्लिकेशन जो है जनरली क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पर दोनों पे किया जाता है। तो जो नेशनल इनकम है उसके एस्टिमेट्स हैं आर डन एनुअली एज वेल एज क्वार्टरली। दिस पब्लिकेशन इज द की सोर्स मटेरियल फॉर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा ऑफ द कंट्री, क्योंकि देखिएगा मैक्रो इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम की बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जो नेशनल इनकम है वो वास्तव में सारे जो मैक्रो से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वो जनरली हमारी जो नेशनल इनकम है उनसे अटैच्ड रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास होती है। और इवन जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस नेशनल इनकम की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको जो है यूज़ करती है अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। और इसी के बेस के ऊपर जो जीडीपी के जो फिस्कल टारगेट्स हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ करंट प्राइस पर कितनी है, नॉमिनल प्राइस पर कितनी है, इसी के बाद जो है गवर्नमेंट अपने जो फिस्कल टारगेट्स हैं, जो उसके टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, जो उसके फिस्कल डेफिसिट्स हैं, जो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सब के बारे में उसको एक इंडिकेशन जो है इस नेशनल इनकम के माध्यम से मिलता है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स क्या किए गए, अमेंडमेंट्स ये किए गए कि जो पहले जो बेस पीरियड होता था MOSPI, यानी कि जो भी मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, उसने जो इसके बेस पीरियड है जो तो पहले 2004-5 के बेस पीरियड्स थे, तो याद करो आप, मैंने आपको दो तरीके की जीडीपी की बात की थी, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी। तो जो रियल जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन पहले 2004-2005 के प्राइजेस के हिसाब से होती थी, अब जो है उसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया। और इसके बाद जो है एनएएस ने जो है सीएसओ में जनवरी 2015 में ये डिसाइड किया कि जो सेक्टर वाइज एस्टीमेट हैं ऑफ ग्रोस वैल्यू विल नाउ बी गिवन एट द बेसिक प्राइस इंस्टेड एट ए फैक्टर कॉस्ट। तो वो भी जो है बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट होंगे बजाय के फैक्टर कॉस्ट के। बेसिक प्राइस मीन्स द मार्केट प्राइस। तो उन्होंने कहा कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको अलग से भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ही जो है, 2 नंबर का जो है मैक्सिमम सवाल जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नेशनल इनकम को कैसे तरीके से जो है कैलकुलेट जो है किया जाता है। अब यहाँ पर अब बात आती है सर्कुलर फ्लो की। तो ये जो सर्कुलर फ्लो है ये आपको बताएगा कि किस तरीके से नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर फ्लो को समझना जरूरी है। और सर्कुलर फ्लो को समझना इसलिए जरूरी है कि जो सर्कुलर फ्लो है वो आपको बताएगा कि इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होती है। देखिएगा, फ्लो का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमेशा चलती रहे, यानी कि कभी भी ना रुकने वाली। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें साइमल्टेनियसली भी चलती हैं एक ही साथ। तो ये नहीं है कि ये एक बार में रुक जाएंगी। तो सीधी सी बात है, ये फ्लो का मतलब यही होता है। तो 3 चीजें हैं, मैं आपको एक बार रोक के आपको बात बताता हूँ कि देखिएगा, जब कभी कोई प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए। प्रोडक्शन के लिए चाहिए मैन, मशीन, मटेरियल एंड कैपिटल। तो जो लोग कैपिटल देते हैं उन लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है, जो लोग अपना पैसा उधार देते हैं उनको इंटरेस्ट, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जो रिस्क लेते हैं बिजनेस को चलाने के, उनको प्रॉफिट मिलता है। जो उधारी पे पैसा देते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे देते हैं फैक्ट्री वैक्ट्री चलाने के, उनको रेंट मिलता है। और जो लोग मजदूरी करते हैं या मैनेजरियल जॉब करते हैं, वो वास्तव में वेजेस वर्ड है लेकिन इसमें सैलरी भी इंक्लूड है। तो ये सब चीजें उनको अपने काम के बदले में मिलती हैं। अब उनके पास जो फंड्स आते हैं, जो पैसा आता है, उसका वो ये जो
फैक्टर्स हैं, फैक्टर इनकम्स हैं, इनको खर्च किया जाता है किसके ऊपर, वास्तव में क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे कंजम्पशंस होती हैं या इन्वेस्टमेंट होती हैं, यानी कि या तो उसको खा पी के बराबर कर देते हैं या उसको इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, मशीनरी में, प्लांट में। तो इस तरीके से ये जो खर्चा है ये फैक्टर की जो इनकम से उनसे किया जाता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो, अब इस इन्वेस्टमेंट को जो है कहाँ पर लगाया जाता है, बिजनेस में। और बिजनेस क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। और उन गुड्स एंड सर्विसेज को ये जो फैक्टर इनकम लेने वाले जो लोग हैं वही कंज्यूम करते हैं। तो अल्टीमेटली 3 बेसिस हमारे बन गए, एक वो जगह जहाँ पर खर्चा होता है, एक वो जगह जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, एक वो जगह जहाँ इनकम होती है। तो इस तरीके से 3 मेथड बन गए हमारी इनकम को कैलकुलेट करने के। 3 पॉइंट्स हो गए, एक जहाँ पर इनकम को हम अहमियत देंगे, किसको अहमियत देंगे, इनकम को अहमियत देंगे, यानी कि इनकम इज इंपॉर्टेंट। तो इनकम यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हम इनकम मेथड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इनकम मेथड की बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब क्या हो रहा है कि डिस्पोजिशन हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। तो कौन से मेथड की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड की। अगर इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो उस मेथड को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्शन की, तो इसको आउटपुट मेथड या ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। तो इसी तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हमारे पास हो गए हैं। तो नेशनल इनकम इन 3 तरीकों से कैलकुलेट हो सकती है। अब बात करते हैं आगे। तो अब ये जो 3 तरीके हैं ये किस तरीके से जो है काम करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि हमारे पास जो भी हमारे पास 3 तरीके हैं उसके लिए हम प्रोडक्शन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पोजल मेथड जो है इनके बेसिस पर जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो ऑटोमेटिकली जो है हम जब अगला जो सवाल करेंगे उसके अंदर जो है आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड है ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ पर हम इनकम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें कैलकुलेट होंगी वो कैलकुलेट होंगी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी जो है यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो अब सिंपल सी बात ये है कि जब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी क्या होता है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced at market price। तो सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसके लिए हमारे पास सबसे खास बात क्या है, तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो भी चीज़ हमने प्रोड्यूस की है, जो भी प्रोडक्शन किया है हमने, तो हमने चाहे प्राइमरी सेक्टर में किया है, चाहे सेकेंडरी में किया है, या सर्विस सेक्टर या टेरिसरी सेक्टर के अंदर किया है, उन सब का टोटल हम यहाँ पे लगा लेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि जो सामान आपने फाइनल प्रोड्यूस किया है उसके लिए आपने रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स भी जो है यूज़ किया है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपने एज ए रॉ मटेरियल लिए हैं, जबकि किसी दूसरी एक्टिविटी के अंदर वो फिनिश्ड गुड्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर ने गेहूं पैदा करके दे दिया, अब फार्मर के लिए जो फिनिश्ड गुड्स है वही जो आटा बनाने वाली जो चक्की है, अगर वो उसका आटा बनाती है और आटा बेचती है बाजार के अंदर, तो आटा बेचने वाली जो कंपनी है उसके लिए जो गेहूं खरीदने की कीमत है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इसी तरीके से आटा जो है उस व्यक्ति को बेच दिया जाता है जो ब्रेड बनाता है, या ब्रेड बनाने वाली कंपनी को बेच दिया जाता है। तो जो ब्रेड बनाने वाली जो कंपनी है वो तो ब्रेड सेल करती है उसका फिनिश गुड्स, और जिसने उससे आटा खरीदा है जिस कंपनी से, उसके लिए आटा तो फिनिश गुड्स था, लेकिन इस कंपनी के लिए जो ब्रेड बना रही है उसके लिए जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि जो फार्मर ने वैल्यू एडिशन किया वो अलग से कैलकुलेट कर लें, जो मिल वाले ने वैल्यू की है, यानी कि जो फ्लोर मिल ने वैल्यू की है उसने जितनी वैल्यू ऐड की है वो अलग से कर लें। और तीसरा ये है कि जो फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री थी जो ब्रेड बना रही थी, उसने जो वैल्यू एडिशन किया है वो अलग कर लें। तो सिंपल सी बात ही है कि इनको सबको स्टेप वाइज भी आप कैलकुलेट जो है करेंगे, जिससे कि डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो ना हो।
क्योंकि अगर आप आटे की कीमत भी ले लेंगे, गेहूं की कीमत भी ले लेंगे और ब्रेड की कीमत भी ले लेंगे, तो जो नेशनल इनकम है वो हायर साइड पे आ जाएगी। तो वहां पर क्या होगा कि डबल काउंटिंग हो जाएगी या ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी। तो ये जो डबल काउंटिंग की समस्या है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं उन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं और जितनी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको माइनस कर देते हैं। तो उसके बाद जो भी वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है वो वास्तव में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसके अंदर सर्विसेज की वैल्यू भी जो है इंक्लूड करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आता है, तो जो नेशनल इनकम होती है हमारी वो होती है एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। तो अब आप लोग जानते हैं कि जीडीपी एट एमपी अगर हमारे पास है और हमें एनएनपी एट एफपी आना है, तो सबसे पहले एन के लिए हमें डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हमें एफसी पे जाना है तो हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा और उसी तरीके से हमें एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड उसको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन नेट फैक्टर इनकम माइनस में भी हो सकती है अगर हमारा जाने वाला पैसा ज़्यादा है बजाय के आने वाले के। तो हम पहले जीडीपी एट एमपी से कैलकुलेट करते हैं और फिर इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम डालेंगे तो हमारे पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगी। तो अब देखिएगा, एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप ग्रोस वैल्यू एडेड निकालेंगे, सम टोटल ऑफ द नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट अक्रॉस ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। द वैल्यू एडेड मेथड कंट्रीब्यूट टू ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन काउंटिंग है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी से आपके पास कौन सी इनकम आएगी, डोमेस्टिक इनकम। टू कंसिडर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच इंडस्ट्री एंड रिड्यूस इंटरमीडिएट परचेज फ्रॉम ऑल द अदर इंडस्ट्रीज। तो जो भी मैंने आपको बताया कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हम माइनस कर देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे तीनों जो सेक्टर्स हैं, तो तीन सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सर जनरली वो सेक्टर्स होते हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं। और दूसरी बात जो है मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिएगा खदान में से आप कोयला निकाल रहे हो, आयरन ओर निकाल रहे हो, फिशरीज हैं, सब प्राइमरी सेक्टर में। जो मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं वो सेकेंडरी में। और टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो सर्विस प्रोड्यूसर, जैसे बैंकिंग सर्विस, अकाउंटिंग सर्विसेज एटसेट्रा। तो देखिएगा ध्यान से, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तीनों सेक्टर के अंदर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है करना पड़ता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन सेक्टर में हम करते हैं। तो तीनों सेक्टर के अंदर जो भी अगर हमें कम सब डिवाइड करने की जरूरत होती है तो सब डिवाइड करके सेक्टर्स में हम सब की ग्रोस वैल्यू एडेड अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट करना है तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी आप कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो माल हमने बनाया है वो हम सेल नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए हम इसको अल्टरनेटिवली ऐसा भी बोल सकते हैं, सेल प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। अगर डिक्रीज इन स्टॉक हो रहा है तो माइनस हो जाता है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जैसे आप अकाउंटिंग में पढ़ते थे सिमिलरली उसी तरीके से। तो जो माल आपने बेच दिया, मान लीजिए आपने 10,000 यूनिट बेच दी और 2,000 यूनिट आपकी बच गई हैं, तो इसका मतलब आपने 12,000 यूनिट बनाई थी। अब 12,000 यूनिट की वैल्यू में से अगर वो जो वैल्यू है 12,000 यूनिट की, मान लीजिएगा वो 5 लाख है और उसके के लिए आपने 2 लाख का रॉ मटेरियल लिया, तो रॉ मटेरियल जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ऐड करेंगे किसको, एनएफआईए को, और किसको माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन को। तो उसके बाद देखिएगा जब ये हमारे पास आ जाएगा तो हम इसमें से जो माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन को, और डेप्रीशिएशन को माइनस करने के बाद यहाँ पे जो हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन को, और डेप्रीशिएशन को माइनस करने के बाद आपने क्या करना है, डेप्रीशिएशन को माइनस करने के बाद आपने ऐड कर देना है किसको, एनएफआईए को, और माइनस लेस कर देना है एनआईटी को। तो एनआईटी को माइनस कर देंगे और एनएफआईए को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो एनएनपी एट एफसी आएगी, और एनएनपी एट एफसी ही जो है हमारी नेशनल इनकम होती है। तो इस मेथड के अंदर हमें जो बातें ध्यान रखनी है वो सिंपल सी बात है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, उसके बाद उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे, प्लस एनएफआईए कर देंगे, तो हमारे पास क्या इनकम आ जाएगी तो हमारे पास जो इनकम आएगी वो नेशनल इनकम आएगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। तो देखिएगा, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स असेट्स बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड हाउस होल्ड। अगर कुछ असेट्स हमने खुद तैयार किए, अपने आप तैयार किए हैं, तो उनकी कीमत जो है ऐड होंगी। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर कोई भी चीज़ सेल्फ कंजम्पशन में प्रोड्यूस की थी, जैसे बहुत सारी कंपनियां खुद उसको चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं और फिर उसको वो सेल करती हैं, तो सीधी सी बात है सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए, और इसी तरीके से जिन मकानों के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनकी जो नोशनल वैल्यू है जिसको इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो सीधी सी बात ये, तो ये तीनों चीज़ें भी जो है इसके अंदर इंक्लूड होंगी। लेकिन आपने जो बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या चीज़ें ऐड नहीं होंगी, तो वो चीज़ें ऐड नहीं करनी है जो कि नेशनल इनकम को नहीं बढ़ाती है, जैसे कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। तो जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं उनको आपने ऐड नहीं करना है।
तो इस मेथड के अंदर आपने देखा कि जो कंजम्पशन है वो हमारी इंटरमीडिएट मानी जाती है, जो फिनिश्ड गुड्स है वो हमारी सेल या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है उसको ऐड करके लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ और बातें भी आपने जो है ध्यान रखनी है कि किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो वो जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो आप देखिएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होने देना है। अगर कोई भी सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हुई है तो उसको ऐड नहीं करना है। तो एक्सक्लूड करने में आपने क्या करना है, एक्सक्लूजन के अंदर आप देखिएगा किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करना है आपने किस चीज़ को, एक्सक्लूड करना है आपने सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। देखिएगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों इसको नहीं करना है सेकेंड हैंड गुड्स को, क्योंकि ये जिस साल बनाया गया होगा उस साल नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया होगा, तो अब इसकी सेल परचेज को नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपने ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्शन आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है, द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है जी, जो मान लीजिएगा आपने अपने घर की जो कंजम्पशन है, सर्विसेज ध्यान रखिएगा इसमें, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स नहीं है, सर्विसेज हैं। जैसे आप अपने घर में खुद अपना खाना बनाते हो या गार्डनिंग करते हो तो वो जो सारे खर्चे हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अगर प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया, कोई सामान आपने खुद बनाया है, अगर कोई चीज़ आपने प्रोड्यूस की है, मान लीजिएगा आपने अपने घर के अंदर ही एक बायोगैस प्लांट लगाया है और बायोगैस प्लांट के अंदर जो टेक्निकल नॉलेज थी वो आपने, आपके भाई इंजीनियर थे उन्होंने ही जो है उसके अंदर टेक्निकल नो हाउ लगा दिया, आपके घर के लोगों ने ही उसमें मजदूरी कर दी, आपने ही उसका खुद डिज़ाइन बना लिया, तो वो इस तरीके की जो असेट्स हैं वो जो आपने जनरेट किया उनकी वैल्यू भी जो है इंक्लूड की जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी है अपनी, तो मैंने आपको बताया कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड, तो जो आपके पास ओनर जो है मालिक के रूप में है वो वैल्यू जो है आप उसमें ऐड करेंगे। अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं तो सीधी सी बात, अगर उसकी जो नोशनल रेंट है या इम्प्यूटेड रेंट है वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ही जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग की। तो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए, और डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को जो है दो तरीके से आप हटा सकते हैं। एक तो ये है कि आप फाइनल आउटपुट मेथड ले लें और सारे प्रोडक्ट की फाइनल आउटपुट की जो वैल्यू है वो ले लें और इंटरमीडिएट कंजम्पशंस की वैल्यू ही ना लें। या दूसरी बात है कि आप स्टेप वाइज वैल्यू एडेड मेथड, हर स्टेप के ऊपर अलग अलग वैल्यू एडिशंस करें जिससे आपको डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। तो इस मेथड के अंदर जो है हम जनरली आउटपुट के बेस पर जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास आता है दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो पूरी कंट्री के अंदर जितने लोग हैं, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, उन सब ने जो जो मेहनत की उसके बदले में उन्हें क्या रेंट मिला, क्या सैलरी मिली, क्या वेजेस मिली, क्या इंटरेस्ट मिला, क्या प्रॉफिट्स मिले, तो उन सब का जो टोटल अगर हम कर दें तो हमारे पास जो है एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब डोमेस्टिक इनकम हमारे पास आ जाएगी तो ये जो डोमेस्टिक इनकम होगी ये वास्तव में फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही आएगी। किसके ऊपर आएगी? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आएगी। तो अब इस सारी इनकम को अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ दें तो हमारे पास केवल एक ही चीज़ बचती है जिसको हमें जोड़ना होगा इसके अंदर, और वो होगी NFIA। तो सिंपल सी बात है, अगर हम उसमें फिर NFIA जोड़ दें तो हमारे पास जो है टोटल जो है नेशनल इनकम जो है हमारे पास आ जाएगी। तो ये मेथड काफ़ी आसान है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं होती है। जैसे ऊपर वाले मेथड में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स थी वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है इस मेथड के अंदर। तो देखिएगा सबसे खास बात, जो ये मेथड है ये वास्तव में ये बता रहा है कि जो हमारे कंबाइंड एफर्ट्स हैं, जो हमारे कंबाइंड एफर्ट्स हैं उन सब की वैल्यू को हमने लेना है। तो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन, द फैक्टर्स आर पेड फैक्टर्स इनकम्स फॉर द सर्विस रेंडर्ड। तो देखिएगा इस मेथड के अंदर इनकम मेथड, इसको फैक्टर इनकम मेथड भी जो है हम बोल देते हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड के नाम से भी पुकारते हैं। और सिंपल सी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी डोमेस्टिक, ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एज ए वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, तो इन सब की वैल्यू को अगर आप जोड़ देंगे, ये सब की वैल्यू को आप जोड़ देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी क्या होगी? वो वैल्यू होगी आपकी डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें चाहिए नेशनल इनकम, तो फिर सीधी सी बात है NFIA जोड़ देंगे। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना है? तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो एम्प्लॉई है हमने उसको साइड कर दिया है, जो एम्प्लॉई नौकरी करता है उसको साइड कर दिया, उसको बोल दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें वेजेस और सैलरीज दोनों इंक्लूड है, वेजेस प्लस सैलरीज दोनों इंक्लूड है।
उसके बाद देखिएगा ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो जो ऑपरेटिंग सरप्लस है उसके अंदर तीन चीज़ होती हैं, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, वेजेस एंड सैलरीज को हमने अलग कर दिया और इन तीनों के टोटल को ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो रेंट है जो लैंडलॉर्ड को दिया जाता है, इंटरेस्ट जो कैपिटल प्रोवाइडर को दिया जाता है, और प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर स्केल के लिए। अगर बिजनेसमैन की अपनी प्रॉपर्टी है, मिक्स्ड बिजनेस है, तो फिर हम उसके लिए एक अलग कंसेप्ट बात करेंगे जिसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, जहां पर कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब उसी का है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात है, उसकी अपनी बिल्डिंग है, उसका कोई किराया उसको देना नहीं, अपने पैसे उसने कैपिटल के लगा रखे हैं, अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल उसने लगा रखी है। तो सिंपल सी बात है, तो इस केस के अंदर जो है मिक्स्ड इनकम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड की वो ले ली जाती है। और अगर वो अलग अलग लोगों के द्वारा बिजनेस चलाए जा रहे हैं तो रेंट किसी और को मिलेगा, इंटरेस्ट किसी और को मिलेगा, एंटरप्रेन्योर स्किल किसी और की है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, उसी की खुद की कैपिटल है, तो उसको अलग से कोई ब्याज तो मिलेगा नहीं, अपनी कैपिटल जो बिजनेस में लगा रखी होगी। उसके अलावा जो बिल्डिंग उसने बिजनेस में लगा रखी है उसका रेंट तो मिलेगा नहीं, जो प्रॉफिट होगा वो उसका है। तो अल्टीमेटली उस पूरे बिजनेस की जो इनकम है उसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। और इन तीनों का टोटल अगर हम कर दें, इन तीनों का टोटल इनकम हम कर दें, तो इसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। अब इस डोमेस्टिक इनकम में अगर हम एनएफआई जोड़ दें, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी एनएनपी एट एफसी। और ये जो एनएनपी एट एफसी है इसी को आप नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा आसान है। तो ओनली इनकम्स अर्नड बाय द ओनर्स ऑफ प्राइमरी फैक्टर प्रोडक्शन वेजेस फॉर लेबरर्स। लेबर इनकम्स क्या हो सकती है, वेजेस, सैलरीज, कमीशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया पीएफ में वो भी इंक्लूड है। नॉन लेबर इनकम्स के अंदर बात करेंगे डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट्स बिफोर टैक्सेस, रेंट, रॉयल्टीज, प्रॉफिट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। तो जो कंपनी है उनके पास प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो कि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने यानी कि सरकार को टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट उनके पास बचा है, तो उसमें चाहे वो डिविडेंड है, चाहे सरकार के टैक्सेस हैं, चाहे खुद की रिटेन अर्निंग है, तो सबका जो टोटल है वो ही जो है आपकी यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर वो इंक्लूड हो जाती है। उसका तो मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या है, तो मिक्स्ड इनकम के अंदर वो इनकम है जो कि सबको अलग अलग नहीं किया जा सकता, जहाँ पे लेबर को, प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि सब चीज़ें वो एक ही व्यक्ति के द्वारा डाली गई हैं। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने सब कुछ अपना ही डाल रखा है, किसी हेयर सैलून वाले ने दुकान भी अपनी है, उसका किराया भी नहीं देता, या अगर इवन किराया भी देता है तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं और जो उसकी जो कैपिटल है उसके लिए उसको अलग से पैसे नहीं मिलते। तो जहाँ पर कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, सारा का सारा खुद कंप्लीटली आपने पैसे लगाया हुआ है, तो वहाँ पर जो इनकम्स आती हैं वो कैसी आती हैं, मिक्स्ड इनकम्स उनको बोलते हैं। उसके बाद है कि द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी एक्सक्लूड। तो ये ध्यान रखना है आपने कि अगर ट्रांसफर इनकम्स है यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद जो पेंशन्स आती हैं वो पेंशन्स इंक्लूड नहीं होंगी। ध्यान रखना, जो पेंशन्स है वो पुरानी सर्विसेज के लिए मिलती हैं, जो उन्होंने पास्ट में नौकरी की थी उसके बदले में मिलती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स वो नहीं होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस मेथड में हो या पिछले मेथड में, तो अगर कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पर दिया जाता है तो वो इंक्लूड होगा। इस तरीके से इलीगल इनकम्स भी जो है नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये जो सेकंड मेथड था ये था इनकम मेथड, और इनकम मेथड के अंदर हम फैक्टर इनकम्स के बेस पर जो है इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद अब हमारा जो तीसरा और लास्ट मेथड है वो बचता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले दोनों जो मेथड्स हैं ये अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, कॉपी में अपने नोट्स बना लेना, और ये नोट्स जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, जिसके बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने किए हैं, और उसमें अगर कोई कमी होगी तो फिर मैं वो करेक्ट करके आपको भेजूंगा। तो अब आपका देखिएगा, अगली वीडियो से पहले जो है आपने मुझे नोट्स भेजने हैं, अपने जो भी आपने नोट्स बनाए हैं इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के जो भी नोट्स हैं आपके, जो पिछले क्लास के और इस क्लास के, सारे आपने नोट करके मुझे भेजने हैं। अब देखिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 जो नंबर क्वेश्चन है वो वास्तव में एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर है। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है थर्ड मेथड है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी है तो आराम से समझते हैं। इसमें करीबन 10 से 15-20 मिनट के जो है समय लगेगा, और फिर जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम आपसे जो बात करेंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, अब कंजम्पशन मेथड
क्या कहता है या एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है कि भाई साहब सबके खर्चे जोड़ लो, नेशनल इनकम आ गई, जिसने जितना खर्च किया उसको सबको जोड़ लो और जो कुछ बच गया उसको जोड़ लो अलग से, तो इसका मतलब वो हमने कमाया है साल भर में। तो वास्तव में ये इनकम के डिस्पोजल की बात करता है, यानी कि इनकम जो खर्च किया आपने उसके बारे में बात करता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि इस मेथड के अंदर जो हमें देखना है वो ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड का नाम क्या है। तो इसका नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड, या नेशनल इनकम को आप एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड से भी बोल सकते हैं। तो इसमें खर्चों के टोटल पर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है वो जीडीपी एट एमपी आती है। ध्यान रखना फर्स्ट मेथड में थर्ड मेथड में जीडीपी एट एमपी आता है, जबकि दूसरे मेथड में इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम आती है, यानी कि एनडीपी एट एफसी आता है। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी एट एमपी आता है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डालेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो जीडीपी एट एमपी होगा। तो आइएगा अब इन सब पहलुओं पर बात करते हैं क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनली जो हमने खा पी के बराबर कर देना है, खर्च कर देना है या इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो लेकिन अभी हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब है जो इंडिविजुअल्स यानी कि हाउस होल्ड कर रहा है और इसके अलावा जो हाउस होल्ड को सर्विस देने वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो पैसा खर्च किया है उसका टोटल यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो सबकी जो भी इनकम जो भी सबने जो है खर्चा किया है उस खर्चे का मल्टीप्लिकेशन करके टोटल वैल्यू में डाल देते हैं। टू मेजर दिस, अगर इसको मेजर करने के लिए हम बात करें, टू मेजर दिस द वॉल्यूम ऑफ फाइनल sales of goods and services to consumer household and non-profit institutions serving household are multiplied by the market price and then summation is done। तो उन सबका जो है टोटल हम यहाँ पे लगा लेंगे जो भी हमने खर्चे किए हैं। अब इस खर्चे के अंदर ये कंजम्पशन एक्सपेंसेस है, तो आप लोग जानते हैं भी कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। तो ये जो सारे खर्चे हैं कौन से हैं, कंजम्पशन से रिलेटेड। अब कंजम्पशन से रिलेटेड जो खर्चे हैं तो कंजम्पशन दो तरीके की होती है। आप अकाउंटिंग पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको वैसे भी पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो वास्तव में वो कंजम्पशन है। तो ओनली एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अकाउंटिंग पीरियड, तो उन पे जो पैसा खर्च किया है। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑन ओन कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड। पेमेंट फॉर डोमेस्टिक सर्विस विच आर हाउस होल्ड रेंडर टू अनदर, खुद पे खर्च किया, खुद अपने घर का काम किया तो नहीं। जैसे लॉकडाउन में लोग अब अपना काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में क्या आया था, सब लोग अपना घर का काम कर रहे थे, तो जो मेड का काम था वो भी लोग कर रहे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार जो अपने बर्तन मांजते हुए नजर आए, तो जहाँ पे नौकर चाकर काम करते थे वो तो, लेकिन अब खुद काम करेंगे तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। द नेट एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा अगर आपने कोई फॉरेन में भी जो है इन्वेस्टमेंट किया वो भी सब इंक्लूड होंगे। लेकिन लैंड एंड द रेजिडेंशियल बिल्डिंग परचेज और कंस्ट्रक्ट बाय द हाउस होल्ड, क्योंकि वो दूसरी जगह आएंगी, यहाँ पे नहीं लेनी है, आएंगी बट यहाँ नहीं आएंगी। तो ध्यान रखना कि जो कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड ने किए हैं, या आप बात करें हाउस होल्ड ने किए हैं, या जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हाउस होल्ड को सर्व करते हैं, तो यानी कि जो हाउस होल्ड को सर्व करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके खर्चे इसके अंदर है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को भी कंजम्पशन करनी पड़ती है। गवर्नमेंट को देखिएगा डिफेंस के अंदर, एजुकेशन में, हेल्थ में, या बाकी जो सर्विसेज हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च करती है वो भी इंक्लूड होगा। द टोटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसके अलावा गवर्नमेंट को क्या भी करनी पड़ती है, पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये भी देन शुड बी एक्सक्लूडेड बाय दीज आर ट्रांसफर पेमेंट। लेकिन ये जो खर्चे हैं मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, तो जो ट्रांसफर पेमेंट वाले खर्चे हैं, जो पास्ट सर्विसेज के पैसे हैं वो इंक्लूड नहीं करने हैं। तो जो पेंशन दी जा रही है वो पास्ट सर्विसेज की दी जा रही है तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात देखिएगा आपको क्या पता चला कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दूसरा है क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे हाउस होल्ड के, उन सबका टोटल हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये क्या है, ये कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप समझ जाइएगा, अकाउंटिंग वाले लोग हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो आपको समझना बड़ा आसान है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जानते हैं कि बैलेंस शीट की असेट्स वाली आइटम्स हैं। तो यहाँ पे जो जनरली आइटम्स हैं वो किस तरीके की है, द ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कि खुद ही आपने मशीनरी वगैरह खुद तैयार कर ली, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड,
एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द हाउस होल्ड। याद करिए मैंने ऊपर मना कर दी थी क्योंकि उसको यहाँ पे कैटेगराइज, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको मैंने 1 में नहीं बताया, 2 में बताया। एक्सपेंडिचर ऑन चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इसी तरीके से यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये माइनस कर देंगे और जो वैल्यू होगी ये वास्तव में ऐड हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑन वैल्यू ऑफ सच एज ए ज्वेलरी एंड वर्क्स ऑफ आर्ट, तो ये जो वर्क ऑफ आर्ट है ये जो है, ये भी जो है इनके ऊपर जो भी वैल्यूबल्स है ये भी आएगा। अगर आपने ज्वेलरी वगैरह खरीदी है तो वो भी इंक्लूड होगा। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो माल आपने एक्सपोर्ट किया है और जो आपने एक्सपोर्ट किया वो अल्टीमेटली इंडिया में ही तो बनाया होगा, और जो इंपोर्ट किया है उसका मतलब बाहर से आपने खरीदा है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो बात होगी जीडीपी टाइम पे निकलेगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के भी हैं और हाउस होल्ड वाले भी हैं, प्राइवेट वाले भी हैं। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दोनों की है, नेट एक्सपोर्ट है। इसमें एनएफआई जोड़ देंगे और एनआईटी माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो पहले फॉर्मूले के अंदर बात थी वही यहाँ पर है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या निकल कर आई कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपने ध्यान से देखने हैं। अब बात ये आती है कि नेशनल इनकम का क्या यूजफुल या सिग्निफिकेंस है। ध्यान रखिएगा, मैं हो सकता है आपको 6 बताऊं, एग्जाम के लिए 4 काफ़ी हैं। 2 से 3 नंबर का सवाल आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि हमने 7, 8, 10 दे रखी हैं, आप इसमें से 4 से 6 याद कर लीजिएगा, बहुत है। 6 याद करेंगे तो 4 याद रह जाएंगे। तो देखिएगा बेटा, इसके वजह से क्या है, आप एनालाइज कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। अगर नेशनल इनकम का आपके पास है तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश की तरक्की हुई है या हमने डी ग्रोथ की है। जैसे अभी देखिए कोविड-19 के बाद बात हो रही है कि इंडिया की जीडीपी 5% की रेट से डी ग्रो करेगी। अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट ही नहीं करते तो इवेल्यूट कहाँ से करते। तो एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट के टैक्स के रेवेन्यूज घटेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिड्यूस होंगी, कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम होंगे। तो ये सब एनालिसिस कहाँ से आ रहा है, नेशनल इनकम से। अगर नेशनल इनकम पिछले साल की हमने कैलकुलेट कर रखी है तो उसी के बेस पर हम नई एक्टिविटी के बारे में पता चला रहे हैं। तो नेशनल जो इनकम है ये हमें इंडिकेट करती है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, अभी मैंने जो बात करते हुए आपके साथ बात की कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर ऊपर की तरफ जाएंगी तो इसका मतलब है कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा होगा। तो ये नेशनल इनकम से हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। नेशनल इनकम कभी कभी बढ़ती है लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो पर कैपिटा इनकम जो है नहीं बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी हम ये बात मानते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो एक तरीके से कंट्री के लिए जो है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करती है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट फ्यूचर के जो प्लान्स हैं वो नेशनल इनकम के बेस पे बना सकती है कि कहाँ से हमारी इनकम्स आ रही हैं और कहाँ कहाँ पे हम लैगार्ड हैं, किन किन चीज़ों पर हमारे को एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर की फोरकास्टिंग है, जो फ्यूचर के प्लान्स हैं, उनके लिए जो है गवर्नमेंट इसको यूज़ कर सकती है। तो जो फ्यूचर्स की जो डिमांड है, किन किन सेक्टर में से डिमांड आएगी, कहाँ कहाँ से सप्लाई जो है आ सकती है, उसकी जो डिमांड को पूरी करने के लिए किन सेक्टर्स में हमें अलोकेशंस करना है, जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर करना है, रोड्स पे करना है, ऑटोमोबाइल्स में करना है, बैंकिंग में करना है, इंश्योरेंस में करना है, प्राइमरी सेक्टर में करना है, सेकेंडरी सेक्टर में, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट बना सकती है, उसकी वजह से हेल्प कर सकती है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ से क्या रेवेन्यू है। अब तो क्योंकि आप सेक्टर वाइज भी अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर उन सेक्टर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है जो पॉलिटिक्स के अंदर जो है सबसे सीधी सी बात ये है कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे मनरेगा चल रहा है, तो वहाँ पर वो जो है नेशनल इनकम का कौन सा हिस्सा जो है कहाँ पर नेशनल इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो उनके लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिटिकल जजमेंट्स हैं, वो भी जो है इसकी हेल्प से किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो ग्रोथ से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं वो डिज़ाइन हो सकती है। जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रल बैंक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस करता है। तो इन्फ्लेशन, क्योंकि जब ग्रोथ आती है तो जनरली इन्फ्लेशन भी आती है, तो इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ के साथ किस तरीके से जो है फाइनेंशियल और मॉनेटरीज जो है मेजर्स किए जाएंगे जो मॉनेटरी डेटाज के साथ। उसके बाद इकोनॉमिक फोरकास्टिंग जो है फ्यूचर डेवलपमेंट्स के बारे में, कंट्री का इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में जो है
और ये सब चीज़ें जो है इसके द्वारा पता चलती है। इसके अलावा जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, मान लीजिए अगर कंट्री की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन कुछ इनकम ग्रुप तक वो जा ही नहीं रही है, तो जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको किस तरीके से आप डालेंगे। जैसे भी लॉकडाउन के बाद देखिएगा गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था तो उसमें मोस्टली उसको ये पता था कि नेशनल इनकम में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो सारे पैकेज थे वो एमएसएमई या लो इनकम ग्रुप से जो है संबंधित थे, बजाय कि मिडिल लेवल ग्रुप से या जो टॉप इनकम ग्रुप्स हैं उनसे संबंधित जो प्रोविजंस उस पैकेज के अंदर नहीं थे। तो वो सब नेशनल इनकम से ही पता चलता है। तो इसमें से 4 से 6 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। अब इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है, तो लिमिटेशंस भी अगर आप इसकी 4 लिमिटेशंस पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। तो देखिएगा सबसे पहली बात जो मैंने आपका बात बोली कि नेशनल इनकम वैसे तो बताती है कि टोटल इनकम जो है बढ़ रही है, लेकिन अगर उसके साथ पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो पर कैपिटा इनकम का लेवल तो नहीं बता पाती। तो नेशनल इनकम बढ़ गई लेकिन पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ गई तो पर कैपिटा इनकम जो है नहीं बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली उसके लिए आपको पर कैपिटा इनकम की जरूरत पड़ेगी जो कि नेशनल इनकम से नहीं पता चलती है। तो ये सबसे पहली जो है कमी। दूसरी बात ये कि इनकम जो हमारी बढ़ तो गई लेकिन इससे जो क्वालिटी ऑफ जो लेवल ऑफ सॉरी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है या क्वालिटी ऑफ लिविंग है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आया है नहीं आया है। और बहुत बार इनकम इसलिए बढ़ जाती है जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो है चेंज हो जाते हैं या कोई इनोवेशंस की वजह से जो नेशनल इनकम बढ़ गई है, तो वास्तव में ट्रू पिक्चर नहीं बता पाती है कि हमने कुल कितनी ग्रोथ की है। उसके बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन होती है फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जो चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्स नहीं देते हैं लेकिन वो हुई तो है कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो नेशनल इनकम में नहीं आ पाती हैं। जनरली इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं या जो ड्रग्स या गैम्बलिंग की वजह से जो है, तो उसकी जो एक पैरेलल इकोनॉमी जो है उसमें जो नेशनल इनकम आ रही है वो नॉर्मली कैलकुलेट नहीं होती है। जो जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया है लेकिन उन्होंने भी जो है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ की हैं, कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन उन पर टैक्स नहीं गया है तो गवर्नमेंट के पास उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो है ही नहीं। तो उसकी वजह से भी जो है आप ये नहीं पता लगा सकते कि भाई साहब नेशनल इनकम की जो पर्पज़ हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। वी नो दैट अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, ए कंट्री जीडीपी राइज इफ द टोटल आवर्स ऑफ वर्क इंक्रीज। मान लीजिए हम 8 की जगह 9 घंटे काम करने लगेंगे तो अल्टीमेटली हमारी क्या होगा, इनकम तो बढ़ जाएगी लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हेल्थ है वर्कर्स की या जो उनका कंफर्ट लेवल है वो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो जो जैसे ओवर टाइम की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब चीज़ें आप एक्स्ट्रा आप वर्किंग आवर्स कर देंगे तो हो सकता है कि आपके जो इनकम्स हैं वो बढ़ जाएं। और इसके बाद जो है नेशनल इनकम से ये नहीं पता चलता कि आपकी कंट्री की जो एजुकेशन का लेवल है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुई है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरीके का रहा, सोशल या पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो कभी कभी नेशनल इनकम के अंदर जो है अलग तरीके से जो है मैनेज करते हैं। और सीधी सी बात यह है कि उसका जो बेनिफिट है वो किस किस लेवल तक गया है उसको एनालिसिस करने में जो है प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इकोनॉमिक बैड्स, फॉर एग्जांपल क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक, कंजेशन। अब उस ग्रोथ के लिए जो है हमारे को पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, क्राइम बढ़ गया है, तो वो सब चीज़ें जो है इस नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं बता पाती है। तो अल्टीमेटली जो नेशनल इनकम का मेजर्स हैं वो अपने सभी पर्पजेज़ को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो खाली नेशनल इनकम के मेजरमेंट से हम ये नहीं बता सकते हैं कि अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो सब कुछ ठीक हो गया है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको जो है वो एड्रेस नहीं करती हैं। अब कुछ कंसेप्चुअली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि क्या हमें प्रॉब्लम फेस करें, तो कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज रिलेटेड टू मेजरमेंट विच आर डिफिकल्ट टू रिजोल्व, लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा, क्या छोड़ना है, ये बड़ा मुश्किल काम है कि ये लीगल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है उसका पता लगाने में मुश्किल होती है। बहुत बार इश्यू ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, कि वो ट्रांसफ़र पेमेंट है या किसी मेहनत के बदले दी गई है, इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जो सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स है उनकी वैल्यू निकालने में। डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते तो किसके हाथ में कितनी आई है वो पता नहीं चलता है। और वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट ए कांस्टेंट प्राइस, अगर कोई नया सामान आ गया जो पहले प्रोड्यूस ही नहीं होता, जैसे अभी हमने 11-12 का एग्जांपल लिया, 11-12 में वो चीज़ होती नहीं थी, अब वो चीज़ें बनने लगी हैं, तो उसके लिए प्राइस बेस क्या हो वो नहीं पता।
वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है उनके लिए जो पैसा दे रही है क्या वो रियल वैल्यू है या नहीं है। तो गवर्नमेंट जिन सर्विसेज को दे रही है उनकी वैल्यू निकाल पड़ना मुश्किल होता है। तो चैलेंजेस इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो देखिए सबसे बड़ी बात है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर डेटा इकट्ठा करना बड़ा सबसे मुश्किल काम है। तो डेटा जो है पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाता। परजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर काम तो होता है लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, जैसे बार्टर सिस्टम में हुआ करता था, या कुछ चीज़ें आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करके चली गई तो उनका पता ही नहीं चलता कि उनकी वर्थ क्या थी। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो आपने प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसकी वर्थ कितनी है, अभी हमने बोल तो दिया कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करोगे उसको जोड़ दोगे, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे। अब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, बहुत सारे जो लोग हैं जो चीज़ें प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और जो कंज्यूम भी कर रहे हैं वो बता ही नहीं पाएंगे कि वैसे इसका प्राइस क्या है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ही समझ में नहीं आएगी। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, और जो सारे सेक्टर हैं प्राइमरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर में इसको पता लगाना जो है आसान काम नहीं होता है। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और वास्तव में फिक्स्ड कैपिटल का कितना एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना बिल के जो है बेची जाती हैं तो उनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम्स ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डबल काउंटिंग, और डबल काउंटिंग की तो एक प्रॉब्लम जो है रहती ही है। उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को जो है आप याद कर लेंगे तो नेशनल इनकम की जो मेथड्स हैं इनमें से एक सवाल जो है आता है या तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, या जो उसके अंदर जो है कैलकुलेट करने में जो तकलीफ होती हैं। तो इन ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए इनमें से एक सवाल जो है आता है। ये सवाल भी जो है एग्जाम में आ जाता है कि मिक्स्ड इनकम्स क्या होती हैं। तो मिक्स्ड इनकम जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जहाँ पर लेबर को और इनकम को कैपिटल को सबको अलग अलग कर पाना मुश्किल होता है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जैसे कि लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, प्रोप्राइटर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये जो लोग हैं ये अपनी सारी सर्विसेज की वैल्यू अलग नहीं निकाल पाते, तो इसलिए इनकी जो इनकम होती है उसको मिक्स्ड इनकम माना जाता है। इन इकोनॉमिक्स वेयर द substance of production and small commodity production is dominant, most of the incomes of people would be mixed type। तो सीधी सी बात ये है कि मिक्स्ड टाइप की जो है इनकम्स इनको मान लिया जाता है, तो ये मिक्स्ड इनकम होती है। अगला शब्द था प्रोडक्शन बाउंड्री। तो प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है कि जहाँ पर हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करने की जो है ताकत रखते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि जहाँ पर हम इंडिया के अंदर जो माल अगर प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो टेरिटरी है प्रोडक्शन टेरिटरी वो क्या है, SNA जो है वो प्रोडक्ट जो है बाउंड्रीज को डिफाइन करती है। द प्रोडक्शन बाउंड्री कवर्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज क्लासिफाइड इन द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के अंदर से जो प्रोडक्शन बाउंड्री दी गई है उसमें हमारा एयर वाटर जो है वो सारे जो रीजन्स हैं वो रखे गए हैं, चाहे वो एयर के अंदर है, चाहे वाटर के अंदर है, चाहे वो माइनिंग्स में है, तो वहाँ पे उनको डिफाइन किया गया। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको कि आपने जो है सीधा सीधा जो है कंज्यूम करना है। तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज। तो ऐसी चीज़ें जो तुरंत आप खा लेंगे तो वो उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जिनकी ड्यूरेबिलिटी है थोड़े लंबे समय तक चलेंगे तो ड्यूरेबल आइटम्स हो गए, और सर्विसेज जो है इंटेंजिबल वैल्यूज़ होती हैं कंजम्पशंस की, तो उनको हम सर्विसेज कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो यहाँ पे इकोनॉमीज बैड्स विद रिस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन ऑफ नेशनल इनकम्स, ये अभी हमने जो है बात आपके साथ की थी कि बैड्स का मतलब क्या है, कि इकोनॉमिक बैड्स का मतलब है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, गैम्बलिंग है, नारकोटिक्स है, उसकी वजह से भी जो है इनकम्स आती हैं, लेकिन वो हम GDP के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, या उसकी वजह से जो है जब नेशनल इनकम बढ़ रही होती है उसको कैलकुलेट करते हैं तो जो एक्टिविटीज़ हम इंप्रूव कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशंस हैं या जो ट्रैफिक की कंजेंशन है या जो क्राइम है वो जो बढ़ जाते हैं उनको आप बोलते हैं इकोनॉमिक बैड्स। तो यहाँ पर ये सवाल जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स ये सब हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जो मटेरियल है ये आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इस पूरे मटेरियल जो है के बेस पर जो क्वेश्चंस थे वो हमने जो है यहाँ पे आज जो है कवर कर लिए। तो अब इससे संबंधित जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आप इसके साथ जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आप देखिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसके जो है जो भी नोट्स हैं वो प्रॉपरली तैयार करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। तो अभी जो है वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।